हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जनरल साइंस का मतलब ये है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक साथ होगा। जो सिंपल क्वेश्चन जनरल बायोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री और जनरल फिजिक्स के होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ये वीडियो जो है ये जीएनएम के लिए, एएनएम के लिए भी हो सकती है और यूपी सीनेट के लिए तो मैं करवा ही रहा हूँ, यूपी सीनेट के लिए है ही है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जनरल बायोलॉजी या जनरल केमिस्ट्री, जनरल फिजिक्स आपके काम की नहीं है। यूपी सीनेट का पेपर जिसने पिछली साल दिया हो, आप उससे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वो आपको बता देगा कि जनरल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है यूपी सीनेट एग्जाम के लिए। और इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं करवा रहा हूँ कि मैं अपने मन से करवा दे रहा हूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं उसको करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो अगर फोर्स की एसआई यूनिट निकालना हो हमको, मैंने कल जब मोशन पढ़ाया था मैंने फिजिक्स में, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि यूनिट निकालना आपको आना चाहिए और यूनिट याद होनी चाहिए आपको कुछ चीज़ों की, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है यूपी सीनेट के एग्जाम में। तो पहला कहा है जूल, दूसरा कहा है न्यूटन, तीसरा वाट और चौथा पास्कल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जूल की बात कर लें तो जूल जो है ये एनर्जी की यूनिट होती है। जूल एनर्जी की यूनिट होती है, फोर्स की नहीं होती है। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन को हम कैपिटल एन से लिखते हैं और इसको हम फोर्स की यूनिट कहते हैं। वाट जो होता है ये पावर की यूनिट होती है। वाट पावर की यूनिट होती है। और पास्कल, पास्कल जो होता है ये प्रेशर की यूनिट है। पास्कल प्रेशर की यूनिट है। लगभग इन सभी को मैंने फिजिक्स में कराया हुआ है, लेकिन ये जनरल साइंस में भी दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि एनर्जी, फोर्स और पावर और प्रेशर की यूनिट्स हैं ये। हमें फोर्स की चाहिए थी तो हम बी ऑप्शन लगाएंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने यूपी सीनेट 2025 के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। हर एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे, यानी कि फुल यूपी सीनेट के सिलेबस के बेस पर और उसी के पैटर्न के बेस पर टेस्ट आपका कराया जाएगा। 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। टेस्ट प्रॉपर शेड्यूल से होगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तैयार हो चुका है, शेड्यूल, टाइम टेबल सब टेस्ट का तैयार है। बहुत लोगों ने टेस्ट को ज्वाइन भी कर लिया है, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट की प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज़ रखा है। 99 रुपीज़ में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, यानी कि टोटल 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। 99 रुपीज़ में इतने क्वेश्चन मिलना पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। और 99 रुपीज़ आप ऐसे ही कहीं भी इधर उधर खर्चा कर देते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा यूज कर लेंगे उसका तो आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकता है। टेस्ट का जो पैटर्न और सिलेबस है पूरी तरीके से एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं जो हो सकता है रिपीट करके भी यूपी सीनेट के एग्जाम में पूछा जाए इस बार। तो इसलिए टेस्ट जरूर परचेज कीजिए। अगर आपको परचेज करना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं, और अगर कोई आपको डिटेल जानकारी चाहिए टेस्ट की तो वो भी आप इस नंबर से ले सकते हैं। हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है वो हमें बहुत पहले पढ़ा दिया गया है। 7th-6th क्लास में पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन कितनी होती है, नाइट्रोजन कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है और अदर गैसेस कितनी होती हैं। तो यहाँ पर हमें कंपोजिशन याद होनी चाहिए गैस की या एयर की एटमॉस्फेयर में, जो हमें बहुत पहले पढ़ाया जाता है 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 5th क्लास में बार बार रिपीट करके पढ़ाया जाता है। और फिर लास्ट में आपको इकोलॉजी चैप्टर में भी वो पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारे जो होते हैं ये 1% के अंदर ही आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कहीं पूछ ले तो 0.03 से
4% हम इसे लिख सकते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कंपोजिशन, ये कंपोजिशन वाला क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। हमसे पूछा था मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है। जल्दी जल्दी में वाटर का केमिकल फार्मूला भी बहुत लोग गलत लगा कर आते हैं। अभी यहाँ पर आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर देने बैठते हैं तो वहाँ बहुत लोग सिंपल क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो वाटर का जो फार्मूला होता है H2O होता है, H2O होता है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर H2O2 कहीं पर लिख दिया है तो ये वाटर का फार्मूला नहीं होता है, ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। पहला ऑप्शन जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। H2O दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। तीसरा लिखा हुआ है HO2 और चौथा लिखा हुआ है H3O। H3O जो है ये हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जो भी नाम मैं लिख रहा हूं आपको ये नाम कॉपी में लिख लेना है और उसे याद करना है, इसके फार्मूले को याद करना है, क्योंकि कभी भी इन्हीं ऑप्शंस को उठा के नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। ये मैंने बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर का क्वेश्चन कराया हुआ है उसमें बताया था कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी रिलीज करता है या फिर एटीपी का स्टोरेज करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस। राइबोसोम का फंक्शन मैंने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन बताया था स्टोरेज का काम करता है, और न्यूक्लियस का बताया था जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी लाइट की स्पीड होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ये वाला भले ना याद हो जो ऑप्शन में दिया हो, लेकिन ये याद होना चाहिए। इसी से आप चाहे जैसे ऑप्शन का फॉर्मेट चेंज करेगा आप निकाल लेंगे। तो अगर हमें इसे किलोमीटर पर सेकेंड में करना है तो हम इसे 3 × 10⁵ लिखेंगे, यानी कि 3 लगाएंगे उसके आगे 5 0, 1 2 3 4 5। हमें ऑप्शन में यही खोजना है कि कहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5 पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। हमारा ऑप्शन जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। दूसरे में 1 5 दिया हुआ है, तीसरे में 5 दिया हुआ है, चौथे में 1 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऊपर वाला होगा, फर्स्ट वाला। मैंने बता दिया आपको कि कैसे आपको याद रखना है। याद रखने वाला जो होता है ये होता है, इसका यूज हम क्वेश्चंस में भी करते हैं कहीं पर अगर न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 1। 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है। एटॉमिक नंबर कह रहा है कि 1 किसका होता है। तो एक नंबर पे मतलब सबसे पहला जो एटम होता है उसको पूछ रहा है कि कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, एक नंबर पर हम किसे रखते हैं। तो अगर हीलियम की देखें तो हीलियम दूसरे नंबर का है। हाइड्रोजन हमारा जो होता है ये पहले नंबर पर होता है, इसका एटॉमिक नंबर हम 1 रखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन से खाना नहीं बनता। फोटोसिंथेसिस सही है, ट्रांसपिरेशन नहीं है, फर्मेंटेशन नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपको वो भी पता होना चाहिए, उसका रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाता है और फिर ऑक्सीजन देता है। आपको उसकी कंप्लीट रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी बैलेंस रिएक्शन देकर पूछा जा सकता है, उसमें एक चीज गायब कर देगा, आपको बताएगा इसमें यहाँ पर क्या भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो हम उसे कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, टाइम, डायरेक्शन का टाइम से कोई मतलब नहीं होता है, टाइम बढ़ता ही रहेगा, वो कभी घटता नहीं है, तो इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। ये जो स्पीड, डिस्टेंस और वेलोसिटी जो फिजिक्स की मैंने थियरी पार्ट 1 पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने बताया था कि स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी उनकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, स्केलर है कि वेक्टर है, और कैसे स्केलर वेक्टर देखते हैं, इनको निकालना कैसे होता है, अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। हमसे वेक्टर क्वांटिटी पूछा था तो वेलोसिटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। अगर हम प्योर वाटर की पीएच वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कहीं पर भी अगर हम प्योर वाटर की बात करेंगे तो हम न्यूट्रल लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल जो होता है वो 7 पर होता है। 7 ये आपको याद रखना है पीएच स्केल। 7 इधर पर डिक्रीज होता है और इधर इंक्रीज होता है। 7 से अगर इंक्रीज होता है तो बेसिक की तरफ हम जाते हैं और 7 से कम होता है तो एसिडिक की तरफ जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो हम आंसर लगाएंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर की बात हो रही है, जो हमारे यहाँ वाटर निकलता है उसकी बात नहीं हो रही है। उसका पीएच या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है उस टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है? उसने कहा है रिलीज होती है, तो हमें ध्यान से आंसर लगाना है कि वो पूछ रहा है रिलीज होती है या फिर यूज होती है। अगर यूज पूछेगा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को लगाएंगे, लेकिन उसने रिलीज पूछा है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लगाएंगे। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है, हाइड्रोजन नहीं होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, आई से हम उसको दिखाते हैं, इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। एम्पियर होती है और इसको हम ए से लिखते हैं। पहला दिया हुआ है वोल्ट, ये पोटेंशियल का यूनिट होता है, ये पोटेंशियल का यूनिट होता है। ये करंट का दिया हुआ है हमें, करंट का होता है। ओम जो होता है रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस का होता है। और वाट जो है पावर का होता है। ये बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यही यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीसी नेट के लिए। ये जो मैं क्वेश्चन में कराता हूं ये इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, आपको इनको याद रखना होगा। अगर ये आपको याद नहीं रहते, इनसे क्वेश्चन आ गया तो 1, 2 नंबर, 3 नंबर आपके बहुत आराम से ऐसे ही घट जाएंगे, और 1, 2 नंबर पर 2, 2, 3, 300 की रैंक पीछे जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस क्या होती है सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, तभी आप ग्रीन हाउस गैस लगा पाएंगे कि इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैसेस उन गैसेस को कहते हैं जो हीट को वापस जाने से रोकती हैं। मतलब अगर एक बार हीट उनके अंदर आ गई तो वो दोबारा उसे वापस नहीं जाने देती। इसी का यही रीजन होता है कि हमारी अर्थ जो है, हमारे अर्थ पे हीट है या फिर कहें गर्मी है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो हमारी अर्थ पे गर्मी नहीं पड़ेगी, हमारी अर्थ फ्रीज हो जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी आती हैं? CO2 आता है, CH4 आता है, इसको मीथेन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, N2O आता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं, और हम वाटर को भी कहीं कहीं पर रखते हैं, H2O को भी रखते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ये भी हीट को ट्रैप करता है। ये तीनों चारों जो हैं अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती हैं, इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। मतलब एक तरीके से ये गर्मी बढ़ाती हैं। इन्हीं को हम पढ़ते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका एक पढ़ते हैं
जो इस टाइम बढ़ रहा है इन्वायरमेंट में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हमें खोजना पड़ेगा। ऑक्सीजन नहीं होती है, नाइट्रोजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और आर्गन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। आपको ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद रखने हैं। ये तीनों नाम मैंने दे दिए हैं। H2O कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नाम नहीं दिया होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगता है, मुझे भी लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन यूपी सीनेट में कहाँ आएगा, लेकिन जब मैंने यूपी सीनेट का एग्जाम दिया था तब भी उसने पूछा था कि कॉपर का सिंबल क्या होता है। और लगभग हर साल एक क्वेश्चन वो सिंबल से जरूर पूछता है कि इसका सिंबल क्या होता है। तो आप सोचिए इतना आसान क्वेश्चन है जो आपका एक नंबर बहुत आसानी से ले जा सकता है अगर आपको उस टाइम पे याद नहीं आया कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है। तो एजी जो है ये सिल्वर का है, एजी सिल्वर का है, एयू गोल्ड का है, एफई आयरन का है और पीवी लेड के होते ना, पीवी जो है ये लेड का है। तो आपको सिंबल्स भी जरूर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन लगभग पिछले 3 साल से जब से यूपी सीनेट हो रहा है तब से सिंबल से एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को आसान समझ कर छोड़िएगा मत। पीरियोडिक टेबल से सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस। हमारे ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सेरेब्रम, सेरेबलम, मेडुला और थैलमस। सेरेब्रम का काम होता है वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, वॉलेंट्री एक्शन को। सेरेबलम का काम जो होता है ये बैलेंस कंट्रोल करता है, मतलब हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। जब हम चलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं तो बॉडी का बैलेंस बनाता है एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोई भी काम करने में हमें हेल्प करता है कि कैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के, मतलब जैसे नहीं होता है कि हेल्प करना, तो उस तरीके से ये एडजस्ट करके बैलेंस बनाता है बॉडी का। मेडुला का काम जो होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को। और थैलमस का काम होता है सेंसरी सिग्नल को रिले करना, सेंसरी सिग्नल को रिले करना। ये मैंने सिंपल वर्क उनका बताया है कि इनका काम क्या होता है। अगर आपको ब्रेन का पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी में 1-1.5 पेज में दिया हुआ है, अच्छे से उसको 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे। 11th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप वहां से 1-1.5 पेज का है, बस उसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा कि सेरेब्रम का काम क्या है, सेरेबलम का काम क्या है, मेडुला का काम क्या है, थैलमस का काम क्या है, हाइपोथैलमस का काम क्या है। इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, तो बैलेंस सेरेबेलम करता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, जो भी आप पढ़ सकते हैं इसको। एक्सेलरेशन कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, उसका हमें फार्मूला बताना है। कल मैंने फिजिक्स का जो थियरी वाला पार्ट कराया था उसमें मैंने एक्सेलरेशन निकालने बताया था कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जा सकता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ये मैंने वहां पर पूरा बताया हुआ था कि कैसे कैसे आता है फार्मूला और कैसे निकलता है। तो इसको हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या फिर डी वी अपॉन डी टी। तो हम ऑप्शन में खोज लेते हैं। पहला दिया हुआ है फोर्स अपॉन मास, नहीं हो सकता। दूसरा दिया है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आंसर हो सकता है, लेकिन अगर इससे बढ़िया आंसर हमें मिल जाएगा तो हम इसे नहीं लगाएंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये नहीं हो सकता है, वर्क अपॉन टाइम ये भी नहीं हो सकता है। तो हमें
कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हमें बी ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है एक्सेलरेशन, हमेशा डेल्टा वी होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिख दे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम और वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वहां पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम वाला ज्यादा सही आंसर माना जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। यहाँ पर नॉन मेटल कौन सा दिया हुआ है? आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है और सिल्वर जो है ये भी मेटल है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। और नोबल गैसेस, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार आप 10th का पीरियोडिक टेबल उठा के देख लेंगे, वहां से आप याद कर लीजिएगा कि नॉन मेटल कौन कौन से हैं। मेटलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलाइट्स, मेटलाइट राइट साइड में दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, आप उसे याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मेटलाइट्स कौन से होते हैं, मेटलाइट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आप पीरियोडिक टेबल से जरूर याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा, हमसे नॉन मेटल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? कह रहा है कि इन्फेक्शन से लड़ना, नहीं ये WBC का काम होता है। कैरी ऑक्सीजन, ये हो सकता है। डाइजेस्ट फूड, फूड के डाइजेशन में RBC का कोई काम नहीं है। प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, RBC नहीं प्रोड्यूस करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इसको मैंने अभी पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट RBC करती है। RBC के अंदर भी हीमोग्लोबिन करता है। और फाइट इन्फेक्शन जो है ये WBC करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस। सेल्सियस में हमें बताना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। 50 डिग्री सेल्सियस, 75, 100 और 120। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर की बात की जाती है यहाँ पर, इम्प्योर वाटर की बात नहीं की जाती है। जब भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो अगर उसने कुछ नहीं लिख रखा है तो हम 100 डिग्री सेल्सियस ही लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सेल्सियस में ना पूछ के फ़ारेनहाइट पूछ लेता तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। उस कन्वर्जन का एक सिंपल फार्मूला होता है कि इधर हम फ़ारेनहाइट लिखते हैं, डिग्री में फ़ारेनहाइट लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। ये होता है कन्वर्जन का एक फार्मूला। इससे आप जो भी दिया होगा, अगर सेल्सियस में दिया होगा तब भी हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, और फ़ारेनहाइट में दिया होगा तो हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बायो में भी पूछ लिया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर बताइए फ़ारेनहाइट में। अब आपको 37 डिग्री याद है नॉर्मली, तो आपको फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमारा करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? कोल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी और पेट्रोलियम। तो रिन्यूएबल वो होता है जिसे हम दोबारा यूज कर सके, मतलब एक बार यूज कर लें उसके बाद हम दोबारा उसे यूज कर सके। तो कोयला या फिर कोल अगर कहें, एक बार हमने जला दिया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका यूज हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। नेचुरल गैस जो होती है जैसे कि LPG हो गया, CNG हो गया, हम उनका भी यूज नहीं कर पाते हैं दोबारा। सोलर एनर्जी का यूज हम जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। पेट्रोलियम भी एक बार खत्म हो गया तो दोबारा हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर जो होगा सी होगा। सोलर एनर्जी का यूज हम चाहे जितनी बार कर सकते हैं, वो खत्म होने वाला नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो टेबल साल्ट का जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड को ही हम नमक कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है NaCl, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2O वाटर होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस वीडियो में आज मैंने 20 क्वेश्चन कराया है जनरल साइंस के। ऐसे ही लगभग मैं 8 से 10 वीडियो कराऊंगा, यानी कि अगर देखा जाए तो 1000 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन मैं टोटल कराऊंगा जनरल साइंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप उनको 1 से 2 बार हर वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। मैं टेलीग्राम पर इसका PDF भेज देता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आप वीडियो देखते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा मिलता है। टेलीग्राम पे मैं सभी जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका PDF भेज देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपका नुकसान होता है। आप उसे जल्दी जल्दी देख कर ख़त्म कर देते हैं, और जब मैं बोलता हूँ यहाँ पर तो आप लोग उस क्वेश्चन पर रुके रहते हैं थोड़ी देर तक, उसका आपको फ़ायदा मिलता है। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब टाइम बहुत कम बचा है। आप अगर ज़रा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपका रैंक गड़बड़ हो सकता है, और रैंक गड़बड़ हो जाएगी तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा लोग भरेंगे, तो कंपटीशन इसमें बढ़ने वाला है।